नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जी शिखर पॉइंट पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर मन से पढ़ रहे होंगे। तो हमारा जो सफ़र चल रहा था वो आईएनसी का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था। और इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने क्या देखा कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में एक के बाद एक घटना कैसे घटा था उसके बारे में हम लोग समझे थे। और इसी घटना को समझते हुए 1940 तक का सफ़र क्या किए थे, तय किए थे। अब 1940 के बाद कुछ घटना और बचा हुआ है, उस घटना को समझेंगे और ये इंट्रोडक्शन का क्लास हम लोग का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो हम लोग टॉपिक पे आएंगे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पीछे का सारा वीडियो एक बार देख लेंगे, तब आप लोगों को हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा कि हिस्ट्री का जो घटना चला था अंग्रेज के गुलाम करने से लेकर आज़ादी तक का, वो कैसे चला था। एक के बाद एक घटना हम क्या किए, बारीकी से समझाएं आप लोगों को, और आप लोग को अच्छे से समझ भी आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या था कि मार्च 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन का क्या हुआ, भारत में आगमन। तो क्रिप्स मिशन को समझने से पहले हम पीछे के क्लास में थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं। तो हम देखते थे क्या कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेज क्या किए कि बिना कांग्रेस के परमिशन से ही भारतीयों को इसमें क्या कर दिए, शामिल कर दिए। तो जब भारतीयों को शामिल किए और ये बात कांग्रेस को पता चला तो कांग्रेस काफी ज्यादा खफा हुआ कि बताइए कि हम 1937 में चुनाव जीतकर हम विधानसभा में एंट्री लिए और तुम हमसे एक बार पूछना भी लाजमी नहीं समझा और पूरे भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिए। तो अंग्रेज की इस नीति से केवल कांग्रेस में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जनता में गुस्सा उमड़ पड़ा। और यहाँ पर क्या हुआ कि विधानसभा के कार्यकारिणी परिषद से कांग्रेस इस्तीफा दे दिए। इस इस्तीफा को देखते हुए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग धन्यवाद दिवस और मुक्ति दिवस के रूप में मनाए और बोले क्या कि विधानसभा को कांग्रेस से मुक्ति मिल गया। यहीं पर मित्र राष्ट्र का स्थिति, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था वो दो राष्ट्र में बटा था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो था उसमें इंग्लैंड के साथ जो भी सहयोगी देश था वो मित्र राष्ट्र के देश कहलाए और जो भी जर्मनी के सहयोग में था वो धुरी राष्ट्र के देश कहलाए। तो धुरी राष्ट्र क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, काफी तेजी से जीत रहा था और इसमें स्थिति खराब होते जा रहा था इंग्लैंड का। इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं क्या कि अभी अंग्रेज का स्थिति काफी ज्यादा खराब है और यही मौका है हमको अंग्रेज से आजादी मांगने का। ये कथन सुभाष चंद्र बोस का था। तो इसके विपरीत महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या रहता है कि ऐसे विपत्ति के घड़ी में हमें अंग्रेज से आजादी मांगना सही नहीं है। और यहाँ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति खराब होने के बावजूद भी कांग्रेस द्वारा आजादी का बात नहीं किया जाता है अंग्रेज से। और यहीं पर अगस्त 1940 में लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लाते हैं। और अगस्त प्रस्ताव इसलिए लाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिल जाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा भारत साथ दे। लेकिन ये अगस्त प्रस्ताव में इनका बात वैसा कुछ खास रहता नहीं है, यही बेकार सी बातें लेकर आते हैं जिसको कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है और फिर वापस लिनलिथगो वो उस प्रस्ताव को लेकर चले जाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए थे, अब वो सत्याग्रह की जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपनाते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उसी व्यक्तिगत सत्याग्रह में हम देखे थे कि पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो वहां व्यक्तिगत सत्याग्रह तक हम कहानी क्या समझे थे। अब उसके बाद ही 1940 के बाद 1942 में घटना घटा क्रिप्स मिशन। अब इस क्रिप्स मिशन का कहानी भी इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही जुड़ा था। ये क्रिप्स मिशन का कहानी कैसे जुड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, वो समझिएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था तब इंग्लैंड चाह रहा था कि अमेरिका हमारी क्या करे, मदद करे। अमेरिका से वो मदद की चाहत रख रहा था और अमेरिका का कहना ये था कि हम तुम्हारी बात को तो मानेंगे, हम तुम्हारा साथ तो देंगे, लेकिन उससे पहले तुमको एक अटलांटिक चार्टर पर साइन करना पड़ेगा। अब वो अटलांटिक चार्टर था क्या, तो अटलांटिक चार्टर के द्वारा अमेरिका अंग्रेज से यह मनवाना चाह रहा था कि तुम्हारा जितना भी औपनिवेशिक राज्य है
उसको स्वनिर्णय का तुम अधिकार दोगे। मतलब कि जितने भी देश को तुम गुलाम बना के रखे हो उसको अपना निर्णय लेने का तुम क्या अधिकार देते हो, तब हम तुमको क्या देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय रूजवेल्ट थे और इंग्लैंड के पीएम उस समय चर्चिल था। उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो चर्चिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट के इस कथन से चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश भी क्या किया, रूजवेल्ट का सहयोग किया। बोला क्या इंग्लैंड को कि हाँ, अगर जो तुम ऐसे प्रस्ताव को मानोगे तब तुम्हारा साथ हम लोग भी देंगे। तो इस दबाव में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण चर्चिल को भारत किसको भेजना पड़ता है, क्रिप्स को। इस क्रिप्स का पूरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये क्या 5 मार्च 1942 को भारत आता है अपना प्रस्ताव लेकर। अमेरिका के मुताबिक चर्चिल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को क्या देने आया था, एक प्रस्ताव के माध्यम से उसका बात मानने आया था, मतलब भारत की बात को मानने आया था। अब समझने वाला बात यह था कि क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव में आखिर बात ऐसा था क्या जो वो क्रिप्स लेकर आया था। तो क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव में वही बात पुराना राग था जो पहले कांग्रेस द्वारा मांगा जा रहा था। उस मांग को पूरा नहीं किया गया। पहले जो नेहरू रिपोर्ट बना था उसमें औपनिवेशिक राज का दर्जा मांगा था। भारत की तरफ से कांग्रेस मांगा था क्या कि हमको औपनिवेशिक राज का दर्जा दो। तब उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड के द्वारा दिया नहीं गया, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्थिति आया तो वो औपनिवेशिक राज का दर्जा देने आया। लेकिन आपको समझने वाला ये बात होगा कि जब नेहरू रिपोर्ट में वो औपनिवेशिक राज का दर्जा नहीं दिया था, तब वहीं पर लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू औपनिवेशिक राज की जगह पूर्ण स्वराज का मांग तय किए थे। अब वहीं से 1929 से ही क्या हो गया, लोगों का मांग पूर्ण स्वराज हो गया। मतलब कि कांग्रेस अब औपनिवेशिक राज का मांग नहीं मांग रहे थे, अब पूर्ण स्वराज का मांग मांग रहे थे। अब वही 1942 में क्रिप्स अपने प्रस्ताव में लेकर आता है और कहता है क्या कि भारत को औपनिवेशिक राज का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर औपनिवेशिक राज का दर्जा तो अब मांग था ही नहीं ना भारत का, अब तो मांग था पूर्ण स्वराज का ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं क्या कि ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका डेट ही क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। मतलब कि औपनिवेशिक राज का दर्जा तो हम कब का मांग रहे थे, उस समय तो तुम दिए नहीं, और जब मेरा मांग पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ा है तब तुम आए हो क्या, औपनिवेशिक राज का दर्जा लेकर। तो ये एक ऐसा चेक है क्रिप्स मिशन कि जो पोस्ट डेटेड है। मतलब कि क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। अब यहीं पर जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि ये दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी बोले थे, और उसी पोस्ट डेटेड चेक के पहले दिवालिया बैंक कौन जोड़े थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का क्रिप्स मिशन के संबंध में कथन क्या था कि ये दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। कि मतलब कि जब इंग्लैंड का स्थिति खराब हुआ, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब जर्मनी को हराना है, तब वो हमको आया क्या देने, एक चेक देने आया है जिसका तो डेट फेल हो चुका है और इसका बैंक भी क्या है, दिवालिया हो गया है, मतलब बर्बाद हो गया है। तो ये कथन था। तो इसके बाद हुआ क्या कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, क्रिप्स मिशन सफल नहीं हुआ, और फिर क्रिप्स इसको अप्रैल 1942 में ब्रिटेन लेकर चला जाता है, और वहां चर्चिल को जाके सारी कहानियां बताता है। अब चर्चिल रूजवेल्ट के पास जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास, और उसको दिखाता है कि देखिए हमने तो अपना प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन वहां गांधी और कांग्रेस क्या है, इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि अब सारा दोष किस पर डाल दिया, कांग्रेस और महात्मा गांधी पर, कौन, चर्चिल डाल दिया। अब रूजवेल्ट इस बात को देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस बात को देखा, तो वो समझा क्या कि चलो चर्चिल सही बोल रहा है, और वो अपना सहमति दे दिया, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देने के लिए कह दिया कि हम तो क्या करेंगे, तुमको सहमति देंगे, तुमको जितना भी जरूरत होगा सामान, मतलब अपने अमेरिका खुद शामिल नहीं होगा, लेकिन जितना भी संसाधन का जरूरत होगा ब्रिटेन को, वो सप्लाई कौन करेगा, अमेरिका करेगा। ऐसा प्रस्ताव हो गया पारित। अब इस बात को जब गांधी जी और कांग्रेस सुने तो बोले कि ये क्या बात हुआ, गलती यहाँ सारा का सारा ब्रिटेन का, और वो जाके अमेरिका में भारत को बदनाम कर दिया, ये तो सही बात नहीं है। तो पहला चीज तो ये कि
चर्चिल द्वारा बदनाम किया गया कांग्रेस और महात्मा गांधी को, एक गुस्सा ये था, और दूसरा गुस्सा ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो था वो जर्मनी का सहयोग कर रहा था। तो जब जर्मनी का सहयोग कर रहा था तो जापान एक तरफ से पूरे निकोबार, रंगून, म्यांमार, ये सब सारा को क्या कर रहा था, बर्बाद करते हुए, अपना तानाशाही दिखाकर अपने अंडर करते हुए वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। और इतना ही नहीं, जहां जहां भी ब्रिटेन का उपनिवेश था वहां पर जो भी विकास किए थे वो सारे विकास को क्या किया, आधारभूत संरचनाओं का तहस नहस किया जापान, और उस देश को भी बर्बाद किया जहां पे ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। तो इस तरफ से निकोबार तरफ से बढ़ते जब आ रहा था तो अब नंबर भारत का ही था। ऐसी स्थिति में भारत में कांग्रेस को लगने लगा कि एक तो उपनिवेश भारत किसका है, अंग्रेज का है, तो इस स्थिति का फायदा कौन उठाएगा, जापान उठाएगा, और भारत पर तो हमला करेगा, इससे भारत बदनाम होगा ही, बर्बाद तो होगा ही। और दूसरा चीज कि यहाँ का जो भी आधारभूत संरचना का विकास थोड़ा बहुत अंग्रेज किया है वो भी बर्बाद कौन करेगा, जापान करेगा। तो ऐसी स्थिति में कि जापान को लगे कि हम भारत जो है, भारत, पूरे भारत जो है वो अमेरिका का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मजबूरी बन जाता है कांग्रेस को क्या, एक आंदोलन करने का। किसके डर से, यहां पर जो अगला जो आंदोलन शुरू होगा वो इसका मजबूरी बन जाता है। जापान के दबाव से, मतलब जापान के बढ़ते शक्ति को देखकर भारत का मजबूरी बन जाता है, और भारत जापान के पास जा नहीं सकता था कि हम बोलेंगे कि हम क्या हैं, अंग्रेज का साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो क्या करता है, अपने यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब आजाद भारत के पहले यह सबसे बड़ा आंदोलन था, और वो आंदोलन कौन है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं जापान को दिखाने के लिए था कि जापान यदि समझे कि हम अंग्रेज का साथ नहीं दे रहे हैं, हम अंग्रेज का साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं दे रहे हैं, जापान हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम भी हमारे ऊपर हमला नहीं करो। ये कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था। और ये आंदोलन शुरू करने से पहले 5 जुलाई 1942 को हरिजन पत्रिका में गांधी जी लिखते हैं कि अंग्रेज भारत को जापान के लिए ना छोड़ो, भारत को भारतीय के लिए छोड़ो। तो इससे जाहिर सी पता चलता है कि भारत को कहीं ना कहीं डर था जापान से कि वो ये अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए क्या आएगा, आगे बढ़ेगा और फिर बाद में भारत पर हमला करेगा। तो इस डर से भारतीयों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या क्या घटना घटा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 14 जुलाई 1942 को वार्धा प्रस्ताव में पारित किया गया था। लेकिन जब 14 जुलाई 1942 को वार्धा में प्रस्ताव अपना पारित किए गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, तब वहां पर जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद इनका समर्थन नहीं किए। उस समय जवाहरलाल नेहरू काफी बड़े नेता थे और उनका समर्थन नहीं किए, तो वहीं पर गांधी जी गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं क्या कि भारत की एक मुट्ठी बालू से मैं इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू डर जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी जब महात्मा गांधी के घटनाओं को देख चुके थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखे थे, चंपारण सत्याग्रह देखे थे, तो ऐसी घटना को देखे थे और वो समझ गए थे जवाहरलाल नेहरू कि गांधी जी जो बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही भी हो सकता है, इसीलिए हमको इनसे अलग काम नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद भी क्या करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का साथ देते हैं। और जब साथ देते हैं तो वही वार्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को होता है, और उसके बाद 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस इस पर अपना सहमति दिखाता है। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस अपना सहमति कहां दिखाता है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जब अधिवेशन होता है तब वहां पर कांग्रेस क्या करता है, इसको साथ देता है और भारत छोड़ो आंदोलन का सहमति अपना कांग्रेस देता है। अब इस पर प्रस्ताव तो पारित हो गया 7 अगस्त 1942 को। अब इसका जो अंतिम रूप से इस पर मुहर लगा वो 8 अगस्त 1942 को लगा, और 8 अगस्त 1942 को ही तय किया गया कि अब भारत में एक आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन आखिरी आंदोलन होगा। और इस आंदोलन का नाम क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब अंग्रेजों के लिए आंदोलन होगा, और जो भी इस आंदोलन में शामिल होंगे वो कपड़े या फिर कागज में डू और डाई लिखकर अपने शरीर में चिपकाएंगे। मतलब कि शरीर में इसलिए चिपकाएंगे कि आंदोलन के द्वारा उनके अगर मौत भी हो जाता है तो लोग देखकर समझ सके उसको कि यह भारत का एक सत्याग्रही था।
इस उद्देश्य से भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। लेकिन हुआ क्या कि 8 अगस्त 1942 को तो सारा बात तय ही हुआ, लेकिन 8 अगस्त 1942 के रात में, मतलब 9 अगस्त जो शुरू होने वाला था, उसी से पहले रात में 12 बजे अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया और ये ऑपरेशन पोलो 9 अगस्त के रात 12 बजे हुआ था और इसमें बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों का मानना था कि बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लेंगे तो इससे आंदोलन नहीं भड़केगा, लेकिन ये ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन हो गया। मतलब कि इसमें बड़े बड़े नेता को अंग्रेज अंदर भी कर दिए, फिर भी आंदोलन रुकने का नाम नहीं लिया और ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इस समय क्रिप्स यहाँ था तो वो बोला क्या कि भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब अंग्रेज को भी अब डर हो गया था इस क्रांति से। और डर किस बात का था? डर ये बात का था कि उधर हम जापान से लड़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर जो भारत में भी ऐसा स्थिति बन गया तो हमारा वर्चस्व पूरी तरह से हर जगह से क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति ना बने, इसीलिए क्रिप्स का कथन क्या था कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू होने वाली है और हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्रांति शुरू होता है और ये नेतृत्व विहीन होता है। हर तरह से अपने अपने जैसे छोटे राजा होते हैं, बड़े राजा होते हैं, जैसे समानांतर सरकारें होती हैं, सब अपने अपने तरह से क्या करते हैं? इस युद्ध में, इस आंदोलन में साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और जनता भी इसमें पीछे नहीं हटते। जनता भी भरपूर रूप से अपना सहयोग दिखाता है। इस आंदोलन में भी हर तरह के लोग, बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिला, शिक्षित, अशिक्षित, हिंदू, मुस्लिम, सभी लोग मिलकर क्या करते हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन को चलाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पत्रकार पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय और भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ये दोनों के समय अमेरिका के पत्रकार आए थे। कहां? भारत आए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो पत्रकार आए थे उनका नाम वेब मिलर था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय आए थे उनका नाम लुई फिशर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी से मिलने आए थे उनका नाम वेब मिलर था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी से मिलने आए थे और आंदोलन का रिपोर्ट लिखने आए थे उनका नाम लुई फिशर था। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आप लोग क्या कीजिएगा? अच्छे से याद कीजिएगा। तो यही होता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और बाकी का क्या टॉपिक में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में और क्या क्या घटनाएं घटे, कैसे कैसे चला यह आंदोलन, क्या सफल हुआ कि असफल हुआ, किस हद तक भारतीयों का प्रतिक्रिया अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया, ये सब सारा हम क्या करेंगे? टॉपिक में आएंगे तब हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है? सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना होता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक अगर जो पूछिए कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, तो रास बिहारी बोस हैं और कैप्टन मोहन सिंह हैं। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि आज़ाद हिंद फौज जो है किसका दिमागी उपज था, मतलब कि इसके स्थापना करने के लिए कौन बताए थे? तो यहाँ भी दो नाम आप लोग याद कीजिएगा। एक का नाम INA ज्ञानी प्रीतम सिंह और दूसरा मेजर फुजीहारा। ये दोनों का क्या था? दिमागी उपज था। मतलब कि भारत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किनका बताया गया था कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना होना चाहिए? तो INA ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा का यह दिमागी उपज था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में शामिल कब हुए थे? तो सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और इसी के तहत वो अपना काम को अंजाम दिए और इसी में आज़ाद हिंद फौज में ही शामिल होकर वहां पर अपना नारा दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा सफलता भी हासिल कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का इंतजार भगवान को भी होता है, इसीलिए वो अपने पास उन लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। तो सुभाष चंद्र का क्या हो गया? 18 जुलाई 1945 को एरोप्लेन क्रैश में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया।
और इनके बाद इनका कहीं कोई खबर नहीं लगा कि ये कहाँ हैं। तो यहाँ हुआ आज़ाद हिंद फौज का कहानी हम लोग पढ़े। अब इसके बाद CR फॉर्मूला को देखेंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, CR फॉर्मूला क्या था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, उसी में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया और इनको आगा खां पैलेस, पूना में जो आगा खां पैलेस है वहां पर बंद किया गया। तो जब आगा खां पैलेस से ये जब छूट कर आए तब ये फिर से एक बार प्रयास किए कि सांप्रदायिकता को क्या मिले, बढ़ावा ना मिले। मतलब कि हिंदू मुस्लिम क्या हो, एक हो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो, एक हो, और जो सांप्रदायिकता बढ़ रहा है उसको भी खत्म करने का एक बार फिर से प्रयास किए। इसी प्रयास में गांधी जी चाहते थे क्या कि भारत जो आज़ादी का मांग कर रहा है इसमें मुस्लिम लीग भी उनका साथ दे, और इसी सहयोग के कारण महात्मा गांधी जिन्ना से वार्ता करने जाते हैं और कहते हैं क्या कि स्वतंत्रता की प्राप्ति में आप हमारा साथ दीजिए। तो जिन्ना का कथन यहाँ होता है कि मुस्लिम लीग एक अलग कौम है और इसको एक पाकिस्तान चाहिए। मतलब कि जिन्ना अब महात्मा गांधी की बातों को मानता नहीं है और वहां पर अलग पाकिस्तान की मांग कर देता है और बोलता है क्या कि हमको एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, असम, बांग्लादेश ये सब सारा क्या हो, शामिल हो। तो महात्मा गांधी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सांप्रदायिकता को कम करने महात्मा गांधी का है, और यहाँ पर जिन्ना का मांग ही वही था, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला। तो महात्मा गांधी यहाँ पर कुछ बोलते नहीं, लौट कर चल आते हैं। और यहीं पर जिन्ना महात्मा गांधी को पहली बार कायदे आजम कहता है। कायदे आजम का मतलब कि महान नेता का उपाधि देता है। तो जिन्ना कब महान नेता को उपाधि दिया, तो जब CR फॉर्मूला को लेकर महात्मा गांधी किसके समक्ष गए थे, जिन्ना के समक्ष गए थे, और जिन्ना उनकी बातों को नहीं माना और अलग पाकिस्तान की मांग किया, और उसी पाकिस्तान के मांग को महात्मा गांधी नहीं माने, और वहां से जब वापस आए तो जिन्ना क्या कहता है, एक महान नेता मतलब कायदे आजम, उर्दू में उसको कायदे आजम कहा जाता है। तो कायदे आजम कहकर महात्मा गांधी को किसने बुलाया था पहली बार, तो जिन्ना ने। तो यहाँ पर CR फॉर्मूला कोई वैसा बड़ी बात है नहीं। अब देखेंगे बेवेल योजना और शिमला समझौता क्या है, इसके बारे में भी क्या करेंगे, समझेंगे। बेवेल योजना क्या था, शिमला समझौता क्या था। तो देखिए ये सब सारे घटना बीतने के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में चुनाव का समय आ गया था, और इसमें चर्चिल के विरोधी पार्टी जो था वो लेबर पार्टी था। तो लेबर पार्टी का वर्चस्व बढ़े नहीं, इसलिए चर्चिल क्या करता है, भारत में संवैधानिक सुधार की बात करता है। मतलब कि जो भारत का मांग रहता है वो देने का बात करता है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या होता है जो देखिएगा, तो चर्चिल इस समय बेवेल क्या था, भारत का वायसराय था, और बेवेल को चर्चिल बुलाता है बात करने के लिए, और बेवेल लंदन जाता है और वहां से प्रस्ताव लेकर 4 जून 1945 को 4 जून 1945 को ये भारत आता है और अपने प्रस्ताव को शिमला में एक समझौता के जरिए सबके समक्ष रखने का प्रयास करता है। और ये शिमला समझौता जो होता है वो 21 जून 1945 को होता है, और इस समझौता का अध्यक्ष बेवेल खुद होता है। इसमें कांग्रेस भी जाते हैं, मुस्लिम लीग भी जाते हैं, हिंदू महाजन सभा भी जाता है, सभी जाते हैं। और इसमें बेवेल कहता है क्या कि हम संवैधानिक का दर्जा आप लोगों को देंगे, संविधान में सुधार किया जाएगा, और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भी आप लोगों को सहयोग मिलेगा। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारत के ही लोग रहेंगे, मतलब कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ही लोग रहेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आधा आधा सीट बांट देता है, तो इससे कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होता है, कांग्रेस इस बात को मान लेता है। लेकिन जिन्ना क्या करता है कि जो भी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से ही होंगे। मतलब कहने का कि मुस्लिम लीग के बाहर अगर जो कोई भी मुसलमान है तो उसको मुसलमान की गिनती में नहीं रखा जाएगा। देखो ये जिन्ना है, यही जिन्ना है, क्या राजनीति कर रहा है, इसको मुसलमानों से लगाव नहीं है, इसको बस अपना बात को रखना है, अपना बात को मनमाना है। और ये कहता है क्या कि हम मुसलमानों का क्या है, सहयोगी हैं। तो मतलब कि यहाँ पर अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग में नहीं थे, वो कांग्रेस में थे। तो मतलब वो मुसलमान होते हुए भी वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का जिन्ना पहले ही कर चुका था कि जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य है वही मुसलमान के क्या बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे। तो मतलब अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सहयोगी थे तो वो कभी बन नहीं सकते थे। तो ऐसा बात की जिन्ना कर रहा था। तो जिन्ना की इस बात से बेवेल और कांग्रेस खुद आश्चर्यचकित हुआ, और फिर अंत में क्या हुआ, ये बेवेल योजना और शिमला समझौता विफल हो गया।
इसके बाद होता है क्या, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है। कि मतलब कि नेवी विद्रोह होता है कि वहाँ पर भारतीय लोग भी नेवी में काम करते हैं और ब्रिटेन के लोग भी काम करते हैं, तो वहाँ पर खाने के लेकर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। ब्रिटेन के जो भी लोग होते हैं वहाँ पर नाविक होते हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, और भारत के जो भी होते हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनको बेकार खाना दिया जाता है। तो उसी खाने को लेकर क्या हो जाता है, यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। इस विद्रोह को लास्ट में शांत कौन करवाते हैं, कांग्रेस के अन्य सभी नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जाकर क्या करते हैं, इस विद्रोह को शांत करवाते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का क्या बात रहा, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन को समझेंगे। 26 मार्च 1946 को लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों भारत आते हैं। ब्रिटेन की तरफ से अपने प्रस्ताव को लेकर भारत आते हैं, और ये इनका प्रस्ताव ये था कि अलग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करना था। तो ये लोग अलग पाकिस्तान का बात नहीं करते हैं, भारत के लिए एक भावी संविधान देने का बात करते हैं। कि मतलब कि जो चुनाव अभी ब्रिटेन में हो रहा है, वो चुनाव अगर जो हो जाएगा तो उसके बाद भारत को क्या दिया जाएगा, एक भावी संविधान। वो संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा संविधान इनको दिया जाएगा। और ये संविधान जो होगा एक संविधान सभा के द्वारा चुना जाएगा, और उस संविधान सभा में 389 सदस्य चुने जाएंगे। अब उसी पर क्या होता है, ये कैबिनेट मिशन क्या करते हैं, पाकिस्तान की बातों को अस्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। और ये जिन्ना को समझाने में जो अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स थे, पाकिस्तान की मांग जिन्ना कर रहा था, उसको ये तीनों समझाने में, जिन्ना को समझाने में सफल होते हैं। और ये समझाने में ऐसे सफल होते हैं, और कहते हैं क्या जिन्ना को, कि देखो जिन्ना, मुस्लिम लोग जो भी हैं वो एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, भारत के अन्य प्रांतों में क्या हैं, वो बिखरे हुए हैं। अगर तुम्हारा हम पाकिस्तान की मांग को अगर जो स्वीकार कर भी ले, तो तुम बताओ कि भारत के अगल बगल और बीच में कहीं कहीं क्या है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग बसे हुए हैं। अगर जो कल को भारत तुमको रास्ता नहीं देगा वहां जाने का, तो तुम अलग पाकिस्तान लेकर भी तुम क्या करोगे, कोई फायदा है तुमको लेने से? क्योंकि एक प्रांत में तो तुम स्थायी रूप से बस नहीं रहे हो कि तुमको वो प्रांत हम अलग दे दें। तो मतलब कि ये जो बात तुम कर रहे हो अलग पाकिस्तान का, ये किस मकसद से तुम कर रहे हो? तुम क्या आगे का चीज देख रहे हो कि आगे तुमको कितना दिक्कत होगा? तो ये सब सारा बात समझाता है। उसके बाद कहता है कि अभी हम संविधान तुमको दे रहे हैं, भारत को दे रहे हैं। अगर जो तुमको लगता है कि भारत में तुम्हारा सहयोगी ज्यादा है, तो तुम संविधान सभा में चुनाव लड़ो, और संविधान सभा में बहुमत से पास करो, तुम अपना चुनाव जीतो। और जब जीतोगे तो संविधान में जो भी बात रखा जाएगा, वो जिसका सीट ज्यादा उसका बात ज्यादा रखा जाएगा। अगर जो तुमको ये विश्वास है कि नहीं तुम अपना जीत ज्यादा हासिल करोगे, तो बात भी तो तुम्हारा ही संविधान में ज्यादा रखा जाएगा। तो तुमको अलग पाकिस्तान लेने से क्या फायदा? तुम ऐसा कोशिश करो कि इस संविधान सभा के चुनाव में तुम ज्यादा से ज्यादा सीट जीतो। ये बात सुनकर जिन्ना भी कहता है क्या कि हाँ ये बात सही है, अब हम अलग पाकिस्तान का मांग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक भावी संविधान का बात होने लगता है, और भावी संविधान का जो निर्माण होना था वो संविधान सभा के चुनाव के द्वारा होना था। संविधान सभा में 389 सीट तय किया गया, जिसमें से 296 सीट पर चुनाव होना था, और 92 सीट देसी रियासत को दिया गया। वहां से वो डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे। तो मतलब अब चुनाव होने वाला था कितने पर, 296 पर। तो ये किसके तहत, संविधान का जो बात कहा गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अब संविधान सभा का चुनाव होगा 389 सीटों के लिए, जिसमें 296 सीट पर चुनाव होना था, और 93 सीट पर क्या था, डायरेक्ट रूप से देशी रियासत से अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। मतलब कि ये 93 सीट पर चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट देशी रियासत से अपना प्रतिनिधित्व भेज देते संविधान सभा के निर्माण में। और यहाँ 296 सीट पर क्या होना था, चुनाव होना था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब होता है चुनाव, तो मुस्लिम लीग को ये उम्मीद रहता है कि मेरा सीट क्या होगा, ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर इसको जिन्ना को निराशा का सामना करना पड़ता है, और ये जीत उतना अच्छा सीट हासिल नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिन्ना यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब कि दंगा, अब डायरेक्ट एक्शन अपनाता है, क्योंकि मार काट पूरे तरह से दंगा क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कौन, मुस्लिम लीग। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लगभग 1 साल चलता है। 16 अगस्त 1946 से जो शुरू होता है वो भारत के, पाकिस्तान की स्थापना मतलब कि 14 अगस्त 1947 तक ये क्या चलता है,
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चलता है। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बस दंगा ही था और कुछ नहीं था। पूरे मार काट क्या होता है, मुसलमान लोग हिंदुओं को मारते हैं, हिंदू लोग मुसलमान को मारते हैं, यही मार काट किसमें चलता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में। और ये शुरू किसके द्वारा किया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है, मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे इटली का घोषणा देखेंगे, माउंटबेटन योजना देखेंगे, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित होगा, फिर पाकिस्तान की स्थापना और फिर भारत की स्वतंत्रता को देखेंगे। इटली की घोषणा में होता क्या है कि जब संविधान सभा में कांग्रेस ज्यादा सीट लाते हैं और मुस्लिम लीग का कम सीट आता है, तो वहां पर संविधान सभा में अंतरिम सरकार का गठन होता है। संविधान सभा के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन होता है और उस अंतरिम सरकार में ये मुस्लिम लीग काफी ज्यादा टांग अड़ाते हैं। अब ये टांग जब अड़ाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस डायरेक्ट रूप से बोल देता है क्या, 5 फरवरी 1947 को बोलता क्या है कि या तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग रहे या तो फिर कांग्रेस रहे, अब दोनों में से कोई एक रहेगा। मतलब कि अब पानी हद से ज्यादा जाने लगा, तो कांग्रेस को अंतिम रूप से बोलना पड़ गया या अब तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस रहे या तो फिर मुस्लिम लीग रहे। तो ऐसी स्थिति में इटली घोषणा कर देता है, मतलब कि अब इटली ही लेबर पार्टी ही क्या होता है, इंग्लैंड में जीत जाता है, चर्चिल हार जाता है और इटली यहाँ पर क्या घोषणा कर देता है कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। अब भारत को क्या नहीं करना है, उपनिवेश बनाकर नहीं रखना है। और इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को इटली घोषणा क्या करता है कि 30 जून 1948 तक हम क्या कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। मतलब कि कांग्रेस इटली को बोलता है 5 फरवरी 1947 को कि या तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग रहे या तो फिर कांग्रेस रहेगा। तो इसकी बातों को सुनकर इटली 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा कर देता है कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। अब हम क्या करेंगे, 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा दर्दनाक था कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक शासन नहीं कर पाए और फिर फाइनली 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत कौन कर देता है, मेनन कर देता है। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत ही पूरे भारत को 2 राष्ट्र में बांट दिया जाता है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। मतलब कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। अब इस बंटवारा तो पाकिस्तान और भारत के बंटवारे का तो अधिनियम पारित हो गया। अब क्या होगा, ब्रिटिश की संसद में जुलाई 1947 में स्वतंत्रता विधेयक पारित होगा कि मतलब अब भारत को क्या किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। तो आजादी से पहले क्या अलग किया गया, इंडिया और पाकिस्तान को अलग राष्ट्र का दर्जा दिया गया। अब ये दर्जा के बाद क्या किया गया, ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता को पारित किया गया। उसके बाद 19 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और इसमें 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस जो कि दिल्ली में है, वहां नाथूराम गोडसे क्या करते हैं, गांधी जी को गोली मार देते हैं और गांधी जी का हत्या हो जाता है। ये रहा आईएनसी का पूरा इंट्रोडक्शन का क्लास। कैसा लगा आप लोगों को वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास से जो भी आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा, उसमें हम लोग फिर से आईएन से शुरू करेंगे। मतलब अब टॉपिक एक एक टॉपिक करके अच्छे से समझेंगे। यहाँ तो हम देख लें कि कैसे सफर चला था। इससे क्या हुआ कि आप लोगों को एक इतिहास में जो मेन टॉपिक है आईएनसी, इसका एक समझ क्रिएट हुआ होगा। और समझ जब तक क्रिएट नहीं होता है तब तक आप कितना भी टॉपिक क्यों ना पढ़ लें, वो आपको बोरिंग ही फील करेगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से फिर से इंट्रोडक्शन का जो भी क्लास रहा है, इधर 2 या 3 क्लास रहा है, लेक्चर रहा है, उसको आप लोग अच्छे से बखूबी समझिएगा, देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।